नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिगम के पार्ट 3 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा और आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना करेक्ट आंसर चुनिएगा, उसके बाद प्ले करके आप देखिएगा कि आपका करेक्ट आंसर होता है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षक से संबंधित, टीचर से रिलेटेड पूछा गया है कि वो कैसे अधिगम को, टीचिंग को प्रभावित करता है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, या फोर्थ ऑप्शन विषय वस्तु में प्रवृत्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषय वस्तु में प्रवृत्ता। यानी कि इसका मतलब है कि टीचर को जितना ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा वो उतना से ज़्यादा टीचिंग को अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैथ का टीचर है, उसे मैथ की बारीकियाँ आती हैं, मैथ को वो अगर अच्छे से समझा सकता है तो वो टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, उससे लर्निंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फोर्थ शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छोटे शिक्षार्थियों को। छोटे शिक्षार्थियों का मतलब है जो छोटे बच्चे हैं, समवयस्कों के साथ यानी कि जो बड़ों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। किस लिए हमें इंटरेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सके। किसका मानना था ये? अगर हम इसे पूछ लें कि ये किस सिद्धांत से मैच करता है, किस सिद्धांत से मेल खाता है, तो ये वाइगोट्स्की के सिद्धांत से मेल खाता है, जो कि प्रमुख रचनावादी थे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। सी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या फोर्थ बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से वो सीखते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्यों ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चों में जो विकास दर होती है वो भिन्न होती है। हर एक बच्चा क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, और हर एक बच्चे की अपनी एक शैली होती है। हो सकता है आप क्लासरूम में जब पढ़ा रहे हो तो एक बच्चा बहुत कम सीखे, और उसी मात्रा में कोई दूसरा बच्चा उससे भी कम सीखे, और उसी क्लास में आप ही के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा सीख जाए। तो इससे क्या होता है कि हमें उनके व्यक्तिगत रूप की एबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए और विभिन्न तरीकों से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सॉ और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, पठन संबंधी उनमें क्या होती है, दिक्कतें आती हैं। तो जब भी पढ़ने संबंधित दिक्कत की बात की जाए वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, या कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा होता है, उसे आई वाज मैं में कई तरह के जो प्रोनाउंसिएशन संबंधित प्रॉब्लम आती है वो किस में आ जाती है, डिसलेक्सिया में आ जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा ऐसा तथ्य है, कह सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है फॉर लर्निंग? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, और ब्रह्माकारक। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आप एक विद्यार्थी हैं, आप ये चाहते थे कि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत अच्छे से समझ सकें, इसलिए आपने एक गमला खरीदा, उसमें एक पौधा लगाया, उसको नियमित पानी दिया, धूप दिया, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से कर सके। अब क्या होगा, आपके अंदर एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ मैंने कर लिया है। तो इससे क्या हो सकता है, लर्निंग को हम बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करके किसी को सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए। दोस्तों सफलता आपको जरूर मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिगम अक्षमता का मतलब है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे उत्पन्न हो सकती है। इसमें पूछा गया है कि किसके, सभी के कारण अधिगम
क्यों उत्पन्न हो सकती है, इसका मतलब एक को छोड़ दिया जाए तो किसके कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला है सांस्कृतिक कारक, दूसरा है सेरिब्रल डिस्फंक्शन, तीसरा है संवेगात्मक विघ्न और चौथा है व्यवहारात्मक विघ्न। तो सांस्कृतिक कारक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके कारण जो है सेरिब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न के कारण जो है क्या हो सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कल्चरल फैक्टर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। पहला, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। निरंतर गृहकार देते रहना, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। और डी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, बिल्कुल गलत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। बहुत ही अच्छा मेथड है, समावेशी शिक्षा को ये सपोर्ट करता है कि हम ये देखें कि बच्चा वाकई में सीखना क्या चाहता है कुछ तथ्यों पे। ऐसा नहीं कि हम सब विषयों पे उसे छूट दे देंगे, लेकिन कुछ विषयों में हम उसे छूट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों का मतलब है जब हमें मूवमेंट करने में दिक्कत हो, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी डिस्प्रैक्सिया। इसे समझ लीजिए आप, डिस्प्रैक्सिया। जब भी प्रैक्सिया का वर्ड आए, PRAXIA, प्रैक्सिया जब भी आएगा वो मूवमेंट से संबंधित होगा। मान लीजिए बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है, हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है, रखने में दिक्कत आ रही है अपना हाथ को, तो वो डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। प्रैक्सिया का मतलब मूवमेंट। जब भी मोटर मूवमेंट की बात की जाए, मांसपेशियों की बात की जाए, वो डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया का मतलब है जब हमें पढ़ने में कोई दिक्कत आए, पठन संबंधित विकार हो, रीडिंग डिसेबिलिटी हो, वो उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा। डिसकैलकुलिया का क्या मतलब होता है, डिसकैलकुलिया, देखिए इसमें कैलकुलेशन आ रहा है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसमें करते हैं आप, मैथ में। तो जब आपको गणना संबंधित दिक्कत आए, कैलकुलेशन संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया। इतनी बात क्लियर हो गई। डिसफेजिया, जब आपको लैंग्वेज संबंधित दिक्कत हो, भाषा संबंधित दिक्कत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसफेजिया कहेंगे। इसके अलावा एक और होता है डिसग्राफिया, जब हमें लिखने में दिक्कत आ जाए। ग्राफिया, देखिए ग्राफ आ रहा है मतलब ग्राफ को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो कहलाएगा डिसग्राफिया। इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे गतिक कौशलों से अधिगम निरोगिता क्या कहलाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर डी, लाभकारी है, क्योंकि वह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है वो महत्वपूर्ण हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो पिछला पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।